नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, हम ल्यूसेंट जीके के MCQ क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक एक करके हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर को रोज हल करते हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में ये हमारा 7वां वीडियो है, जिसमें आज हम उत्तर मौर्य काल के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसके अलावा महाजनपद काल, बुद्ध और जैन धर्म को और मौर्य वंश को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम उत्तर मौर्य काल के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का सेशन प्रारंभ करूं, यदि कोई मित्र मेरे चैनल पर पहली बार आया है या लगातार आ रहा है पर अभी तक उसने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए, पुस्तक तो आपके पास होगी ही होगी, उसमें आप प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्नों के हल भी आपको मिल जाएंगे। तो फिर इन क्लासेस की आपको आवश्यकता क्यों है? इन क्लासेस की आवश्यकता है आपको और ज्यादा फैक्ट्स को समझने के लिए, और ज्यादा आसान तरीके से अपनी पुस्तक को समझने के लिए। यहां पूरे विस्तार से आपको प्रश्नों का हल कराया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 BC में करी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आती है कि शुंग वंश की स्थापना हुई कब है, तो वो हुई है 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में। अब देखिए, मगध साम्राज्य का जो पहला राजा था ना, अगर बिंबिसार को हम हटा दें, पुराणों के अनुसार चलें, तो जो पहला शासक था जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना करी थी वह वृहद्रथ ही था और इसी के नाम पर इस वंश को वृहदत्त वंश कहते हैं और इसी वृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। उसके उपरांत हर्यक वंश आया, जहां से हमारा इतिहास वास्तविक रूप से प्रारंभ होता है। हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश में हमने दो राजाओं को पढ़ा, एक का नाम शिशुनाग था और दूसरे का नाम कालाशोक था। कालाशोक जिसके काल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। शिशुनाग के बाद नंद वंश आया, इसमें हमने महापद्मानंद को विस्तार से देखा, धनानंद के विषय में कुछ बातें जानी। और नंद वंश के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वंश जो आया वो आया मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। अंतिम शासक कौन था? अगर बात करें मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था वृहद्रथ। अब देखिए, मगध साम्राज्य का जो पहला राजा है ना वो वृहद्रथ है और मगध का जो अंतिम राजा है वो भी वृहद्रथ है। मैं कहूंगा मगध की बात क्यों कर रहे हो सर, आप मौर्य की बात करो। नहीं, मगध की बात करेंगे, क्योंकि इस मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या कर दी है उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना करी है और राजधानी को ले गया है विदिशा। यानी मगध से संबंध समाप्त हो गया है। राजधानी कहां चली गई है? पाटलिपुत्र से उठ करके अब विदिशा चली गई है। उसके उपरांत कण्व आएंगे, उसके बाद सातवाहन आएंगे। सातवाहन अपनी राजधानी उठा करके कहां ले जाएंगे? पैठन में, महाराष्ट्र में, यानी दूर हटती जा रही है। बाद में गुप्त आएंगे, दोबारा से राजधानी पाटलिपुत्र लेकर आएंगे। पर मौर्य वंश के साथ हम देखें तो मगध का अंतिम शासक कौन कहलाएगा? वृहद्रथ कहलाएगा। उसके बाद क्रम ये टूट गया है। तो पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या कर दी है 185 BC में। मौर्य वंश समाप्त हो गया है और जिस नए वंश का उदय हुआ है वह कौन सा वंश है? वह वंश है शुंग वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की सेना में किस पद पर आसीन था? तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। इसी कारण से ये इतिहास में महाराज या सम्राट की बजाय सेनानी के नाम से ज्यादा प्रचलित है। देखिए, श्रोणीय अलग है, श्रोणीय सैन्य, आपको ये शब्द मिल जाएगा सैन्य, श्रोणीय या सैन्य, ये दोनों शब्द आपको मिलेंगे। ये दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग में होते हैं? याद कीजिए, महाजनपद काल, और मैंने आपको बताया था ये शब्द इस्तेमाल होते हैं बिंबिसार के लिए। बिंबिसार के लिए क्यों? क्योंकि वही पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी।
कुणिक किसके लिए इस्तेमाल होता था? कुणिक इस्तेमाल होता था अजात शत्रु के लिए, जबकि यहां बात हो रही है सेनानी। ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि एक सेनापति था और ज्यादातर इसका अपना जीवन सैन्य शासनों को, सैन्य कार्यवाहियों को संभालने में बीता है और राजा बनने के बाद भी ये कुशलता से अपनी सेना का नेतृत्व करता था, स्वयं को सेनानी कहलवाना ज्यादा पसंद करता था। इस वजह से इसे महाराज की बजाय क्या कहा जाता है? सेनानी। तो किस पद पर था? तो ये था सेनापति के पद पर। चलिए अगला देखते हैं, कण्व वंश का संस्थापक कौन है? देखिए पुष्य मौर्य वंश की अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने के उपरांत शुंग वंश प्रारंभ हुआ है। और शुंग वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं? तो सबसे पहला जो राजा था वह पुष्यमित्र शुंग था। हमें सभी राजाओं को नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट राजा अगर हम देखें तो पहला राजा पुष्यमित्र शुंग हुआ है और उसके बाद जो राजा बना है अग्निमित्र बना है। देखिए अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और इसे विदिशा का उपराजा घोषित किया था अपने जीवन काल में पुष्यमित्र शुंग ने। और इसी अग्निमित्र के ऊपर कालिदास ने अपना ग्रंथ मालविकाग्नि मित्र लिखा है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विदिशा का तो ये उपराजा था और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा गया है मालविकाग्नि मित्र। अग्निमित्र के बाद और राजा हुए हैं, सुज्येष्ठ हुआ है, वसुमित्र हुआ है, आंद्रक हुआ है, पुलिंद हुआ है, घोष बना है और वज्रमित्र बना है। ये सभी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर वज्रमित्र के बाद भागभद्र राजा बना है जो कि शुंग वंश का कौन सा शासक है? ये शासक है नौवा, 9th। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के काल में बेस नगर का हेलियाडोरस स्तंभ, गरुण स्तंभ, बेस नगर का हेलियाडोरस गरुण स्तंभ इसके काल में लगाया गया था। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में भी, जब हमने धार्मिक आंदोलनों का जो चैप्टर पढ़ा था तो वहां मैंने बेस नगर के हेलियाडोरस अभिलेख की बात करी थी कि शुंग शासक था, भागभद्र 9वां शुंग शासक था, उसके समय में लगा था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भागभद्र के बाद जो 10वां शासक हुआ है वो हुआ है देवभूति और ये शुंग वंश का अंतिम शासक है। कौन सा है? 10वां भी कह सकते हैं और लास्ट यानी अंतिम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी हत्या कर दी गई है किसके द्वारा? इसकी हत्या कर दी है वासुदेव कण्व के द्वारा, वासुदेव कण्व के द्वारा। और जिस वंश की स्थापना की गई है उसे कहते हैं कण्व वंश। तो किसने इसकी हत्या कर दी है? वासुदेव कण्व ने। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वासुदेव कर्ण। और प्रश्न आता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बृहद्रथ। चलिए अगला है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? अब देखिए वासुदेव कण्व ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करी है, तो इसका संस्थापक कौन हुआ? वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व के बाद भूमि मित्र राजा बनता है, भूमि मित्र के बाद नारायण राजा बनता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इसमें 2 ही शासक याद रखने हैं, एक तो वासुदेव कर्ण, क्योंकि बनता ही बस 3 प्रश्न है। कण्व वंश की स्थापना किसने करी है? वासुदेव कण्व ने। और 2 ही प्रश्न बनते हैं, मतलब संस्थापक को लेकर के और अंतिम राजा को लेकर के। तो अंतिम राजा कौन है? तो अंतिम राजा है सुशर्मा। और इस सुशर्मा की हत्या किसने कर दी है? तो इस सुशर्मा की हत्या कर दी है सिमुक ने, और सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिमुक। चलिए अगला, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। स्थानीय अधिकारी कह लीजिए, सामंत टाइप आप कह लीजिए। तो सातवाहन मौर्यों के अधीन सामंत थे। देखिए मौर्यों के बाद वो शुंगों के अधीन रहे होंगे, फिर कण्वों के अधीन रहे होंगे, और कण्व के अंतिम राजा की उन्होंने हत्या कर दी सिमुक ने, और जो है एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। तो इंपॉर्टेंट इनमें मौर्य है, सबसे पहले मौर्य था, और तो इस वजह से हम मौर्य करेंगे। और वैसे भी ऑप्शन में कहीं हमें शुंग कण्व दिया नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो सातवाहन किसके अधीन अधिकारी थे? तो मौर्यों के अधीन ये अधिकारी थे। अगला है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कुषाण नेता, हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने इतिहास पढ़ा है और मैं आपसे कहूं कि 4 कुषाणों के नाम बताइए, तो आप 4 के भले ना बता पाएं,
हो सकता है बता भी दें, कुजुल कैडफिसेस है, विम कैडफिसेस है, कनिष्क है, वशिष्ठ है, सामने भी दिए हुए हैं, लेकिन एक नाम तो आप जरूर बता देंगे और वह नाम कौन सा है? वह नाम है कनिष्क। क्यों जानते हैं हम कनिष्क को? क्योंकि इसके काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो हमने ये तो पढ़ ही रखा है ना, तो इस वजह से हम एक तो बता ही सकते हैं। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति तो कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहाँ पर पड़ता है? तो कश्मीर में था। अध्यक्ष कौन था इसका? तो अध्यक्ष था इसका वसुमित्र। बहुत अच्छे से रटाया था मैंने आपको ये। उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष था इसका अश्वघोष। अश्वघोष। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें हीनयान और महायानों में विभाजन हो गया था। हीनयान शाखा और महायान शाखा में बट गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये वही कुषाण नेता है कनिष्क। चलिए आगे देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? देखिए, कुषाण काल जो अपने वास्तुकला के विकास के लिए जाना जाता है, उसके समय में मूर्ति कला बहुत ज्यादा विकसित हुई। और मूर्ति कला की दो शैलियां थी दोस्तों कुषाण काल में। एक तो कहलाती थी गांधार शैली और एक कहलाती थी मथुरा शैली। तो मथुरा शैली तो पूरी तरीके से भारतीय शैली थी, हिंद शैली थी। लेकिन जब इस हिंद शैली में यूनानी शैली या ग्रीक शैली का जब मिश्रण कर दिया गया तो वह भारत ग्रीक शैली क्या कहलाई? वह भारत ग्रीक शैली कहलाई गांधार शैली। तो हिंद यवन शैली, इसी को हम गांधार शैली के नाम से जानते हैं। हिंद यवन शैली बोले, भारत ग्रीक शैली बोले या गांधार शैली बोले, एक ही बात है। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क की राजधानी थी। कुषाण शासक था कनिष्क और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे हम वर्तमान में पेशावर के नाम से जानते हैं। और ये पेशावर कहाँ पड़ता है? यह पेशावर पड़ता है पाकिस्तान में। चलिए, पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? देखिए आ गया। तो पुरुषपुर क्या इसका नाम है? पेशावर का नाम है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? देखिए, चिकित्सा में मैंने आपको तीन नाम याद करने को बोले हैं। एक नाम था चरक और एक नाम था सुश्रुत और एक नाम था धन्वंतरी। तो मैंने आपसे प्रश्न, देखिए जो मैं प्रश्न पूछता हूं उसका उत्तर तो आप देते नहीं हैं। तो देखिए, धन्वंतरी की पुस्तक का नाम पूछा था मैंने आपसे। मैं तो बताऊंगा जब मैं गुप्त वंश पढ़ाऊंगा, बता भी सकता हूं पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको टास्क दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि कोई एक भी सीरियसली टास्क कंप्लीट करता है, क्योंकि अभी तक मैंने 3-4 प्रश्न दिए, किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो धन्वंतरी गुप्तकालीन है, सुश्रुत भी हैं, लेकिन ये जो चरक हैं, ये चरक कुषाण के शासक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के, सॉरी वहां किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। तो कनिष्क के समकालीन जिन लोगों के नाम मिलते हैं उसमें से एक तो हो गया चरक, एक हो गया नागार्जुन। हमने पढ़ा था ना, शून्यवाद का प्रतिपादन किया था किसने? नागार्जुन ने। इसके अलावा हम एक देखते हैं वसुमित्र, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसके अलावा हम अश्वघोष देखते हैं। अश्वघोष कौन थे? उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष की कई पुस्तकें भी हमने को पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? बुद्ध चरित्र। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कनिष्क के समकालीन थे या कौन कनिष्क के समकालीन नहीं थे। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिएगा। चरक की पुस्तक का नाम क्या है? तो चरक संहिता है। चलिए, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? देखिए, तक्षशिला क्यों जानी जाता है? तक्षशिला जाना जाता था अपने विश्वविद्यालय की वजह से। चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ साथ भारत के कई ज्ञानी तक्षशिला में शिक्षा हासिल कर चुके थे। तो लेकिन यहां पर तो कहीं भी विश्वविद्यालय या शिक्षा जैसी कोई बात नहीं की गई है। तो सीधी सी बात है कि कुषाण काल में तक्षशिला विकसित माना जाना गया है अपनी गांधार कला के लिए। मैंने आपको बताया ना कि गांधार कला और मथुरा कला, ये दो कलाएं थी।
मथुरा शैली। ये मूर्ति कला की दो शैलियां थी और एक गांधार क्या था, तो इस गांधार को ही हिंद यवन शैली के लिए जाना जाता है, इसे ही हम हिंद यवन शैली कहते हैं। तो इस हिंद यवन शैली के लिए जो स्थान प्रसिद्ध था वह स्थान कौन सा था, तो वह स्थान था तक्षशिला। चलिए अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। देखिए एक तो आता है सर्वप्रथम और एक आता है सर्वाधिक शुद्ध। सर्वाधिक शुद्ध, तो कोई कंफ्यूजन मत होइएगा, यदि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं पूछे तो ऐसी स्थिति में तो उत्तर हो जाएगा कुषाण। पर यदि सर्वप्रथम पूछे तो हिंद यवन या फिर इंडो बैक्टीरियन, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा आपको, अब तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए ये फायदा होता है यहां से पढ़ने का आपको, अगर आप ल्यूसेंट देखेंगे या बुक देखेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगली बार हो सकता है आपको ये प्रश्न भी मिल जाए, लेकिन कंफ्यूजन तो रहेगा। कई बार होता है कि हमें वो प्रश्न पुराना नहीं मिल रहा होता, अरे यार कुषाणों ने चलाया था कि इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। कई बार हम आंसर काट के सही भी कर देते हैं, लेकिन वो हम जो सही करते हैं वो गलत हो जाता है वास्तव में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ शब्द ऐसे छुपे होते हैं जिस वजह से उत्तर बदल जाता है। यदि सर्वाधिक शुद्ध मत पूछे तो कुषाणों ने चलाई है, सर्वप्रथम पूछे तो किसने चलाई है, इंडो बैक्टीरियन ने। चलिए आगे देखते हैं, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है। तो कुषाण काल की मूर्ति कला की दो ही मैंने आपको शैलियां बताई हैं, एक शैली है गांधार शैली और दूसरी शैली कौन सी है, मथुरा शैली। यानी मथुरा में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी मूर्तियां सबसे ज्यादा, तो मथुरा में ही संग्रहालय भी बनाया जाएगा। तो कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिलता है मथुरा में। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। अब देखिए आ गया कि नहीं आ गया, सर्वप्रथम किसने जारी किए हैं, तो सर्वप्रथम किए हैं इंडो बैक्टीरियन ने, जबकि सर्वाधिक शुद्ध किसने जारी किए हैं, तो सर्वाधिक शुद्ध जारी किए हैं कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी होती थी, तो सातवाहनों के समय में जो मुद्राएं होती थी वो सीसा की बनी होती थी। सातवाहनों का संस्थापक कौन था, सिमुक था। किस वंश को समाप्त करके बना था, तो कण्व वंश को। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे, आया वो प्रश्न। मैंने बताया था आपको, चरक, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर ये आपने याद रखे हुए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। देखिए ये प्रश्न भी ऐसे ही आता है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को या बौद्धों को सबसे पहले भूमि दी, तो सबसे पहले यदि पूछेगा तो सातवाहनों ने दी। सबसे पहले भूमि किसने दान देना प्रारंभ करा, सातवाहनों ने। इससे पहले राज्य की ओर से ब्राह्मणों को या बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि नहीं दी जाती थी, यानी टैक्स फ्री लैंड नहीं दिया जाता था। सातवाहनों ने सबसे पहली बार दिया। पर सर्वाधिक कर मुक्त भूमि किस काल में दी गई, अगर ये आपसे पूछ ले ब्राह्मणों को, तब ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गुप्त काल। तो सर्वप्रथम जब भी पूछे तो सातवाहन, सर्वाधिक जब भी पूछे तब गुप्त काल। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया। अब देखिए आप में से बहुतों ने नाटक देखे होंगे, नाटक देखने के लिए आप जाते होंगे, जहाँ पे जब कभी भी नाटक लगते हैं। दिल्ली में जो लोग रहते होंगे वो तो अक्सर, सभी की बात नहीं कर रहा, पर जिन्हें इंटरेस्ट है वो थिएटर्स में नाटक लगा करते हैं, तो वहां जा गए होंगे कभी ना कभी। तो आप देखेंगे कि जब एक सीन चेंज होता है, टीवी की तरह तो नहीं होता ना कि शूटिंग बाद में हो जाए, वहां पे तो सामने सामने सीन चेंज हो रहा होता है। तो जब भी एक कथानक बदला जाता है और स्टेज के सीन चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई राज दरबार लगा हुआ है स्टेज पर, रामायण चल रही है सपोज कीजिए,
दशरथ का राज दरबार लगा हुआ है। दशरथ के राज दरबार में राम जी को वनवास मिला और अचानक से जंगल का सीन दिखाना है, तो वो जो सिंहासन लगे हुए हैं वो हटाने पड़ेंगे, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो ये जो सीन चेंज होते हैं तो उस बीच पर्दा गिरा दिया जाता है ताकि ये सारी अव्यवस्था किसी को नजर ना आए। तो ये पर्दा को यवनिका कहते हैं। तो इसका प्रारंभ किसने किया? देखिए यवनिका इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि इसका प्रारंभ यवनों ने किया था। और यवन कौन होते थे? तो ये एक प्रकार से यूनानी ही होते थे। तो भारतीय रंगमंच में यवनिका का प्रारंभ किसने करा है? तो ये यूनानियों ने करा है। चलिए, भारत के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट को किसने प्रारंभ किया? व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग था ये, भारत की समृद्धि का जरिया था ये सिल्क रूट। और सिल्क रूट को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो कुषाण शासक कनिष्क था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो सर्वप्रथम इंडो ग्रीक, सर्वाधिक कुषाण। तो सर्वाधिक मतलब बड़े पैमाने पर किसने चलाई हैं? तो कुषाण शासकों ने चलाई हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? देखिए घुमा फिरा के वही पूछ लिया। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये आपको याद रखने हैं। किसके हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कनिष्क के दरबार की। चलिए आगे देखते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही है, शक संवत। मैच दी फॉलोइंग में भी पूछा जाता है, सत्य सत्य में भी पूछा जाता है और डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि शक संवत का प्रारंभ किसने करवाया? तो प्रारंभ तो कनिष्क ने कराया। किस वर्ष में शक संवत शुरू हुआ? तो 78 ईस्वी में। इसी 78 ईस्वी से कनिष्क का राज्य या कनिष्क का शासन भी प्रारंभ माना जाता है। तो 78 ईस्वी से शक संवत शुरू होता है। आपको ना एक तो शक संवत पता होना चाहिए, शक संवत, इसके अलावा गुप्त संवत का पता होना चाहिए, इससे प्रश्न पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है विक्रम संवत से। ये तीनों तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। इसके अलावा किसी संवत की तिथि आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। शक संवत है 78 एडी। एडी और बीसी का बहुत ध्यान रखिएगा। तो 78 एडी या 78 ईस्वी में ये शक संवत प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत के लिए आपको दो तिथि मिलती हैं, एक तो 319 और 320 एडी यानी कि ईस्वी। जो ऑप्शन में मिल जाए वो कर दीजिएगा, दोनों मिलेंगे नहीं। कन्वर्जन के लिए गुप्त संवत से प्रश्न आता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको 319 मिल जाए आप 319 कर दीजिएगा, 320 मिल जाए आप 320 कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है विक्रम संवत। विक्रम संवत की डेट क्या है? तो विक्रम संवत की डेट है 56 बीसी। ध्यान रखिएगा, हमेशा विक्रम संवत से शक संवत में कन्वर्ट करने को आता है या शक संवत से विक्रम संवत में कन्वर्ट करने को आता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस कितने साल का है। तो देखिए 56 बीसी से शुरू हुआ है, यानी कि 56 ईस्वी तक आने के लिए पहले तो ये 56 का गैप कवर करना पड़ेगा और फिर इस 78 का गैप कवर करना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 134 है ना, 134 ही हो रहा है ना, 134। तो 134 ईयर का डिफरेंस आता है। तो यदि शक संवत से विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो इस 134 को घटा देंगे और विक्रम संवत से यदि शक संवत में कन्वर्ट करना है तो इस 134 को जोड़ देंगे। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो शक संवत किसने प्रारंभ करा था? कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बर्मा में। तो तक्षशिला कहां पर था? पाकिस्तान में। जब था तब तो भारत ही था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन है? देखिए कलिंग युद्ध के समय शासक कौन था? ये राजा का नाम मिलता ही नहीं है। बहुत जगह पे आपको खारवेल नाम दे दिया गया पर यह बिल्कुल गलत तथ्य है। खारवेल अशोक के समय में नहीं था, तो खारवेल तो छोड़ दीजिए। पर कलिंग का जब भी महान शासक पूछे तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर खारवेल ही होगा। चेदी वंश का यह शासक था खारवेल। और क्यों प्रसिद्ध था? तो अच्छा राजा था, महान शासक था। इसके समय में कलिंग ने समृद्धि प्राप्त करी, कलिंग के लिए इंपॉर्टेंट था। पर इतिहास में इसे किस लिए जाना जाता है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गुम्फा अभिलेख इसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी अभिलेख से पता चलता है
कि नंद शासक महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जीत लिया है कलिंग को, और कलिंग में एक नहर भी बनवाई है, और जाते समय वहां से कई जैन मूर्तियां लेकर के भी ये आ गया था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हमें देखने को मिलता है। कलिंग का ये महान शासक है, चेदी वंश का ये राजा है। चलिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो वास्तुकला है, पर जो लोग सिर्फ कुषाण वंश के विषय में इतना ही जानते हैं कि इसका राजा कनिष्क था, उनको बड़ा अजूबा सा लग रहा होगा कि यार वास्तुकला में विकास सर्वाधिक कैसे? हमने तो भारत में इसके वास्तुकला के विषय में ऐसा कोई खास मॉन्यूमेंट नहीं देखा। तो देखिए, इस भारत में इसका शासन नहीं था, इसका शासन उत्तर सीमाओं में था, मतलब कश्मीर में, पेशावर में, मुल्तान में, पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वहां इसका बड़ा ज्यादा प्रभाव था। वहां इसने बहुत से वास्तुकला के मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करवाया है। जैसे पेशावर में एक 400 फीट ऊंचा स्तूप है, 400 फीट ऊंचा स्तूप है पेशावर में, पाकिस्तान में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पेशावर में एक संगाराम विहार भी है। साथ ही वहीं उसी पेशावर में एक शाहजी की ढेरी है, जहां पर कई चैत्यों का निर्माण करवाया गया है। याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तक्षशिला में एक धर्मराज का स्तूप है। साथ ही बल्ख और खोतान में कई स्तूपों का निर्माण इसने करवाया है। रावलपिंडी पाकिस्तान के मनिक्याल में कई स्तूपों का निर्माण करवाया है। उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएससी के मेंस में जो वास्तुकला चैप्टर है वहां ये कुषाण कालीन वास्तुकला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको पता है कि कुषाण के समय में वास्तुकला का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वास्तुकला। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में कहां अपना शासन कहां से शुरू किया था? तो सातवाहन का संस्थापक कौन है? सिमुक है। और सिमुक ने जो अपने प्रारंभिक समय में राजधानी बनाई है वो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठण में बनाई है। तो शासन कहां से प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र से। बाद में इनका केंद्र कहां बन गया है? आंध्र प्रदेश। सातवाहन राज्य की राजधानी थी, तो पैठण या प्रतिष्ठान कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हमने चर्चा कर ली है, वो कौन सा अभिलेख हो जाएगा? वो हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना करी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, जो लगाना हो लगा लीजिए, पर इसे याद रखिएगा गाथा सप्तशती की रचना किसने करी है? सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ये रचना किसने करी है? हाल ने करी है। सातवाहन वंश का राजा था हाल। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। देखिए, भाषा की बात करें यदि सातवाहनों की, तो भाषा तो प्राकृत थी, और यदि लिपि आपसे पूछ ली जाए तो लिपि कौन सी है? लिपि ब्राह्मी है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? आपके प्रश्न का उत्तर होना चाहिए जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, और अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे, तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा होगा। हालांकि उसने जब पढ़ा तो उसने क्या सोचा कि ये श्रीलंका के राजा तिस्स के हैं, पर बाद में उदयगोलम से, मास्की से हमें जो अभिलेख मिले तो वहां हमें नाम मिला क्या? अशोक। और उन अभिलेखों को पढ़ा गया, और जब वो ये जो अभिलेख पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, इन्हें देखा गया तो ये सेम थे बिल्कुल। तो पता लगा कि ये देवनाम प्रियदर्शी जो उपाधि है ये अशोक की है, और ये अभिलेख किसके हैं? ये अशोक के हैं। तिस्स ने तो अशोक से प्रभावित होकर बाद में ये उपाधि धारण करी थी, और तिस्स ने क्यों? अशोक के उत्तराधिकारियों ने भी ये उपाधि धारण करी है, लेकिन ये उपाधि जिसके लिए जानी जाती है वो अशोक है। तो ये ब्राह्मी लिपि से संबंधित हमने चर्चा पूर्व में भी की है। तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत थी। और यदि लिपि पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? तो लिपि हो जाएगी आपकी ब्राह्मी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। क्रम में आपसे पूछा गया है, तो आपको सारा क्रम तो पता ही हुआ है मैंने। सबसे पहले कौन थे? हर्यक थे।
वृहद्रथ वंश से मैं प्रारंभ नहीं करता हूं, आपको पहले भी बता रखा है वृहद्रथ वंश पुराणों का है, हम बात करते हैं प्रामाणिक इतिहास की। तो हर्यक वंश मगध का पहला राजा बिंबिसार को माना जाता है। हर्यक के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आया है शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद आया है सातवाहन, यानी 3 से पहले एक आ नहीं सकता, यानी कि ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। तो देखिए गुप्तों के बाद आए हैं चोल, यानी 3 1 2 4, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। पर बहुत लोग कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, जब आपने बताया था कि अशोक के शिलालेखों में चोलों का नाम मिलता है, चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सार्य पुत्र, ये सब बताया हुआ है आपको, चोलों का नाम मिलता है। तो देखिए वो संगम कालीन चोल है, उसके बाद एक लंबे समय तक चोलों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। बाद में गुप्त वंश के उपरांत दक्षिण भारत में विजयालय नाम के राजा के द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई। और ये जो बड़े बड़े शासक आप पढ़ते हैं ना, राजेंद्र चोल, राजराजा चोल, आप इसके अलावा मुद्रांतकम, इसके अलावा कोलुत्तुंग चोल, तो ये सभी उसी चोल वंश से संबंधित हैं। तो इन चोलों का जो शासन है वो किसके बाद आया है, वो गुप्तों के बाद आया है। जब हम पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे तब इन पर चर्चा करेंगे। संगम वंश तो इसी चैप्टर के बाद, यानी कल जो वीडियो आएगी वो संगम वंश पर आधारित होगी, और उसके बाद फिर गुप्त, और फिर हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, और फिर पूर्व मध्य काल, और उसके साथ ही हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा ल्यूसेंट जीके का। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4। चलिए, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्न में से किसने किया। तो देखिए सबसे पहला आक्रमण पूछता हूं मैं आपसे, भारत में किसने किया। याद है महाजनपद काल, ईरानी हकमनी साम्राज्य का राजा था दराह बाहु प्रथम, या जिसे हम डेरियस प्रथम के नाम से जानते हैं, उसने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद सिकंदर, यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। फिर मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश के समय में सेल्यूकस का आक्रमण हुआ जो यूनानी था। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आक्रमण कर सकें। जब मौर्य साम्राज्य पतन के मार्ग पर चलने लग गया तब दोबारा से आक्रमण हुआ यूनानियों का, पर इस बार उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं यवन, और भारत में रहने के बाद वो कहलाए हिंद यवन, यानी इंडो ग्रीक। इनको बैक्टीरियन ग्रीक भी कहते हैं, बैक्टीरियन ग्रीक। देखिए ये अलग हैं यूनानियों से, क्योंकि जो यूनानी बैक्टीरिया के क्षेत्र में बस गए थे वे बैक्ट्रियन ग्रीक कहलाए थे, उन्हें यवन कहते हैं। तो इनका आक्रमण हुआ, और इसके उपरांत आपको पूरे आक्रमण की जो है क्रम आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए समस्या जो है खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ है, सबसे पहले ईरानियों का, फिर यूनानियों का, फिर बैक्ट्रियन ग्रीक का, और इसके बाद आक्रमण होगा शकों का। याद है आप अच्छा मतलब ल्यूसेंट जीके में तो नहीं पढ़ा है, पर आपने इससे पहले गुप्त काल तो पढ़ा ही होगा। तो गुप्त में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय करके एक राजा बना था जिसने शकों का नाश किया था और शकारी की उपाधि धारण करी थी। तो शकों का आक्रमण किसके बाद हुआ है, बैक्टीरियन ग्रीक के बाद। इन्हें सीथियन भी कहते हैं। तो शक मिल जाए आपको नाम, या सीथियन मिल जाए, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आक्रमण हुआ है पहलवों का, ध्यान रखिएगा, पल्लव नहीं है ये, पहलव विदेशी थे, पल्लव भारतीय ही थे। इन्हें पहलव भी कहते हैं, ये पार्थियन इन्हें हम कह सकते हैं। और इनके बाद आक्रमण हुआ है कुषाणों का, और कुषाणों के बाद आक्रमण हुआ है हूणों का। तो ये विदेशी आक्रमण का क्रम है भारत में। इसके बाद अरबों का आक्रमण होगा, फिर तुर्कों का आक्रमण होगा, और फिर मुगलों का आक्रमण होगा, और फिर जो मध्यकाल में जो भी आक्रमण चले वो एक अलग बात है, पर हमें प्राचीन भारत के यही आक्रमण हमें याद रखने हैं। ईरानी, यूनानी, बैक्ट्रियन ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण और हूण। तो अब आप देख लीजिए सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ है, सबसे पहले बैक्टीरियन ग्रीक हुआ है। देखिए क्रम लगाने को भी तो पूछ सकता है आपसे। तो बैक्टीरियन ग्रीक का सबसे पहले हुआ है, बैक्टीरियन ग्रीक के बाद शकों का दूसरे नंबर पे हुआ है, पार्थियन या पहलवों का तीसरे नंबर पे हुआ है, कुषाणों का चौथे नंबर पर हुआ है। तो देखिए ऐसे टफ बनाना होगा तो ऐसे बना देंगे।
सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। अशोक, अशोक की उपाधि क्या थी? तो अशोक की उपाधि थी देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। कनिष्क की उपाधि क्या थी? कनिष्क की उपाधि थी देवपुत्र। खारवेल कलिंग का सम्राट था, कलिंग का राजा था, तो कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। जबकि कुमारगुप्त की उपाधि है महेंद्रादित्य। विक्रमादित्य किसकी उपाधि है? विक्रमादित्य तो चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी उपाधि है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5, 4, 2 और 3, यानी कि डी। ध्यान रखिएगा, देखिए कलिंग चक्रवर्ती तो आप पहचान लेंगे, खारवेल का है। अशोक की आपको पता है प्रियदर्शी। गुप्त वंश में मैं सभी राजाओं की जब उपाधि लिखाऊंगा तो वहां आपको महेंद्रादित्य भी बता दूंगा। पर कुषाण शासक कनिष्क की उपाधि आप याद रखिएगा देवपुत्र, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कुषाण शासक कनिष्क की उपाधि क्या थी या उसे क्या कहकर पुकारा जाता था? तो उसे देवपुत्र कहकर पुकारा जाता था। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? तो देखिए शक संवत, विक्रम संवत और गुप्त संवत तीनों मैंने आपको बताए थे। शक संवत 78 एडी है, विक्रम संवत 56 बीसी है और गुप्त संवत 319 या 320 एडी है। तो 56 बीसी विक्रम संवत का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यही मैच करना है दोस्तों। तो विक्रम संवत 56 बीसी हो गया, शक संवत आपका 78 एडी हो गया, गुप्त संवत आपका 320 हो गया और कली संवत्सर 3102 बीसी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैच दी फॉलोइंग में है। तो बाकी 3 भी पता है तो आप उत्तर तो दे ही पाएंगे ना। क्या हो जाएगा उत्तर? 4, 3, 2, 1, कहाँ है? डी पर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो देखिए मौर्यों के बाद शुंग आए, शुंग के बाद कण्व आए, कण्व के बाद सातवाहन आए। सातवाहन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मौर्य और गुप्तों के बीच में यदि कोई इंपॉर्टेंट वंश आया है तो वही सातवाहन ही है। और सातवाहनों की राजधानी कहाँ है? दक्कन महाराष्ट्र में, पैठन या प्रतिष्ठान में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में निर्मित की गई? तो देखिए एक तो आता है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा और एक प्रश्न आता है भूमि स्पर्श प्रतिमा या भूमि स्पर्श मुद्रा की जो प्रतिमा है। ये दोनों ही बुद्ध की हैं। यदि भूमि स्पर्श मुद्रा की पूछें तो ये तो हो जाएगी गुप्तकालीन, और यदि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा पूछें तो ये हो जाएंगी कुषाणकालीन। तो प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को पेन चाओ, या आपको किसी किसी किताब में पान चाऊ भी मिल जाएगा। देखिए चीनी नाम है, कुछ भी मिल सकता है, तो देख लीजिएगा सिमिलर सा जो नजर आए वो याद। जैसे पानी आंगे तो अलग हो गया ना, ऐसा तो नहीं प्रोनाउंसिएशन होगी। तो पेन चाओ, पान चाओ, पेन चुई, इस तरीका कुछ भी नाम मिल जाए तो आप कर लीजिएगा। चलिए, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। तो देखिए सोने के पूछले से तांबे के पूछले पहली बार सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसने जारी किए? तो कुषाणों ने। और सोने के सिक्के पहली बार कौन लेकर के आया? तो इंडो ग्रीक लेकर के आए थे। चलिए, कथन कारण दिए हुए हैं। ये 41वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कथन कारण दिए हुए हैं और आपको बताना है कूट की सहायता से सही उत्तर। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। बिल्कुल सही बात है, सिल्क रूट उन्होंने बनाया था, फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। यानी कि यूनान के साथ में, यूरोप के साथ में इस मार्ग से व्यापार होता था। पर जब कुस्तुनतुनिया का युद्ध होगा तब इस पर कब्जा हो जाएगा इस्लामिक शक्ति का और यूरोप का संबंध भारत से टूट जाएगा। तब नए मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ेगी भारत के लिए और इसमें सफलता हासिल करेगा वास्को डी गामा। तो ध्यान रखिएगा किन परिस्थितियों में याद करेगा, जब मैं आपको दोबारा वहां बताऊंगा तो याद रखिएगा इस फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के जो मार्ग जाता था, इस मार्ग पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। तो अभी इस मार्ग पर किसका कब्जा है वर्तमान में, जब इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, जब हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, कुषाणों का। और कुषाण इसी मार्ग से होकर के व्यापार करते थे। तो कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। उसकी सुगठित सेना उच्च कोटि की थी। देखिए सैन्य शक्ति के लिए कुषाणों को कोई खास नहीं जाना जाता, चीन से तो पराजित भी हो गए थे वो। तो कथन सही है, कारण गलत है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो कला भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, कई बार आ गया ये प्रश्न, गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? देखिए चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायानों में बट गया है बौद्ध धर्म, कनिष्क के समय में आयोजित हुई है। और कनिष्क खुद किस शाखा का फॉलोअर है? तो वह महायान शाखा का फॉलोअर है। साथ ही नागार्जुन हो, वसुमित्र हो, अश्वघोष हो, ये सभी महायान शाखा के ही फॉलोअर थे। कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, भैया ये तो अशोक के काल में ही हो गया था। जैन धर्म का पुनः उदय, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। गांधार शैली का विकास, ये कुषाण काल की है इंपॉर्टेंट बात, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये केवल कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग था, शुंग वंश का संस्थापक, जिसने वृहद्रथ की हत्या कर दी है, जिसे हम सेनानी के नाम से भी जानते हैं। उस पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया है। अश्वमेध यज्ञ कितनी बार? 2 बार करवाया है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ। और इस अश्वमेध यज्ञ में आपसे पूछ ले पुरोहित कौन था? तो पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि पुरोहित थे। और ये बात हमें कैसे पता लगती है? ये बात हमें पता लगती है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? अगर ये प्रश्न पूछ ले तो शुंग वंश। क्या पता लगता है? पता लगता है 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने किया? ऑप्शन में दे देगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन में दे देगा कुमारगुप्त, ऑप्शन में दे देगा पुष्यमित्र शुंग, और ऑप्शन में दे देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया, जबकि 2 बार किसने किया है? पुष्यमित्र शुंग ने। और कैसे पता लगता है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। इसी के समकालीन होंगे ना जब यज्ञ कर रहे हैं उसके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? देखिए विशुद्ध संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक के बारे में भी पता लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, अशोक ने पुनरुद्धार करवाया। ये सभी बातें हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही पता लगती हैं। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस भारत आए? तो उत्तर हो जाएगा गोंदो फर्नेस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? देखिए सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करी हैं? तो कनिष्क का पिता था विमकड़फिसस। कौन? विमकड़फिसस। और इसी विमकड़फिसस को किस नाम से जाना जाता है? कड़फिसस द्वितीय से। और इसी ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। देखिए इंडो ग्रीक ने जारी करी हैं सबसे पहले, पर कुषाण शासकों में पूछा जा रहा है तो इसने जारी करी। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है? क्षत्रप प्रणाली का सबसे पहली बार प्रयोग भारत में किसने किया है? शकों ने किया है। शकों का दमन किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसी उपलक्ष्य में शकारी की उपाधि धारण करी थी। शक चांदी के सिक्के चलाया करते थे और इसी तर्ज पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो शक का दमन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये प्रश्न क्षत्रप प्रणाली का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो वह भी कौन हो जाएंगे? शक ही हो जाएंगे।
तो त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण करी? तो शक शासक स्वयं को त्रातार कहते थे, यानी मुक्तिदाता कहते थे। देखिए हर कोई अपनी जगह पे सही होता है। हम कहेंगे यार शक तो आक्रमणकारी है, काय के मुक्तिदाता, पर अपने लोगों के लिए तो वो मुक्तिदाता है ना। भारत में साम्राज्य बना रहे हैं, हर कोई अपने लोगों के लिए साम्राज्य बनाना चाहता है, फिर वो चाहे आर्य रहे हो, वो चाहे द्रविडियन रहे हो, वो चाहे मौर्य रहे हो, वो चाहे गुप्त रहे हो, वो बाबर रहा हो या वो दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हो, अपने लिए तो सभी करते हैं। तो त्रातार की उपाधि किसने धारण करी है? तो वो शकों ने करी है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम है। देखिए पूरा काल मैंने आपको नोट करवाया है। सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, ईरानियों के बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। तो ईरानी तो इसमें है नहीं, यूनानी है, तो यूनानी सबसे पहले आना चाहिए। यूनानियों के बाद बैक्टीरियन ग्रीक ने आक्रमण किया, ऑप्शन में नहीं है। बैक्टीरियन ग्रीक के बाद शकों ने आक्रमण किया है, और शकों के बाद पल्लवों ने, और पल्लवों के बाद कुषाणों ने किया है। तो ये भी गलत हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा ये? तो आपको पूरा क्रम पता होना चाहिए। ईरानी, यूनानी, बैक्टीरियन ग्रीक, शक, पहलव, पल्लव नहीं सॉरी मैं भी शायद पल्लव बोला था, पहलव, कुषाण और हूण। पहलव अलग है, पल्लव अलग है, ध्यान रखिएगा। बोलने में कई बार हो जाती है मिस्टेक, पर कंसेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो सैन्य शासन व्यवस्था किसके द्वारा व्यवहार में लाई गई है? तो ये ग्रीकों के द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ठीक है, यूनानी सबसे पहले अफगानिस्तान के क्षेत्र बैक्टीरिया में बस गए, बैक्ट्रिया में बस गए, और इसी बैक्टीरिया में बसने के बाद उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता। इन्हें हिंद यवन कहने लग गए, इंडो बैक्ट्रियन कहने लग गए, भारत यूनानी कहने लग गए। तो इनका राज्य कौन सा था? तो इनका राज्य था बैक्ट्रिया। 4 धातु सोना, चांदी, तांबा और सीसा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते थे कारशापण। मौर्यकालीन मुद्रा में मैंने एक प्रश्न बताया था, मौर्यकालीन मुद्रा क्या थी? पण थी, और तब भी मैंने आपको कारशापण की चर्चा की थी, क्योंकि कारशापण, अब पण सबके पास नहीं होते थे ना, वो तो सोने के सिक्के गरीब आदमी पे कहां से आए? तो गरीब आदमी पे कारशापण होते थे, जो एक मिश्रित सिक्का होता था, सोना, चांदी, तांबा और सीसे का। जात मुद्रा विनिमय किसमें होता था? तो कारशापण में होता था। कहते हैं चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को 1000 कारशापण में खरीदा था। 1000 शब्द जुड़ा हुआ है। 1000 दीनार में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था, और 1000 कारशापण में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भी खरीदा था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो रोम के साथ सबसे पहले जो व्यापार किया है वो किसने करा है? तो वो तमिल या चेरों ने किया है। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो देखिए मौर्य काल में जो बंदरगाह थे उनमें से बारबेरी कम भी था, बेरी गाजा भी था, अरिका मेडू, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरिका मेडू ये भी था, पर कोचीन मौर्यकालीन बंदरगाह नहीं था, या मौर्य शासकों के द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला बंदरगाह नहीं था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोचीन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, देखिए पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका कोई लेखक नहीं पता मैं, इस पुस्तक का अगर आपसे पूछ ले लेखक कौन है तो कोई यूनानी तो है, पर हमें पता नहीं वो कौन है, अज्ञात। एरिथ्रियन सी लाल सागर को कहा गया है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुके नाम मिलता है, और पोडुके नाम किसके लिए मिलता है? तो वो मिलता है अरिकामेडु बंदरगाह के लिए। अरिकामेडु बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में क्या कहकर पुकारा गया है? तो उसे पोडुके कहकर पुकारा गया है। चलिए अगला है, मौर्य काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की है? हिंद यूनानी राज्य मौर्य काल में। देखिए मौर्य काल में मतलब क्या, मौर्यों को पराजित करने के बाद नहीं, बल्कि जो सीमावर्ती क्षेत्र होते थे वहां तक ये पहुंच गए हैं मौर्य काल में। और मौर्य काल का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नहीं, बिंदुसार के समय में नहीं, अशोक के समय में नहीं, बल्कि जो गरीब नहीं कमजोर शासक आए थे जो बाद में मौर्यों के पतन की ओर जब मौर्य काल बढ़ रहा था तब हिंद यूनानी राज्यों का आक्रमण हो रहा था। देखिए आक्रमण हो रहा है और मौर्य शासक बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं, शांति का पालन कर रहे हैं।
अशोक के समय में तो किसी की हिम्मत हुई नहीं थी, तो बौद्ध धर्म का पालन करना अशोक के लिए तो आसान था। पर जैसे ही राजा कमजोर हुए, और कमजोर राजा जब हथियार नहीं उठाता, देखिए अशोक तो हथियार रख कर बैठा था, हथियार छोड़ दिए थे, पर क्या हथियार चलाना भूल गया था? नहीं, सेना थी उसके पास, उसने अपनी सेना डिसमेंटल थोड़ी करी थी। तो अगर कोई उस पर आक्रमण करता तो प्रतिरक्षा तो वो करता ना अपनी, तो किसी ने आक्रमण नहीं किया। लेकिन जब कमजोर शासक आए जो अपनी प्रतिरक्षा भी नहीं कर सकते, और जब वे अहिंसा की बात कर रहे हैं, तब उन पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। इसी बात से व्यथित होकर पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी है कि भाई साहब इनके चक्कर में तो भारत समाप्त हो जाएगा, हटो आओ। और अहिंसा की नीति शुंग काल में समाप्त हो गई है, और उसने इस हिंद यूनानियों से टक्कर ली है। तो हिंद यूनानी राज्य की जो स्थापना है वो मौर्य काल में हुई है, और किसने करी है? तो वो करी है डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन के उत्तरार्ध में पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेनांडर। इंडो ग्रीक राजा था मेनांडर, जो कि बौद्ध धर्म का पालन करता था, और अपने जीवन काल में ही अपनी सत्ता अपने पुत्र को देकर के बौद्ध भिक्षु बन गया था। कुषाणों का संबंध है, देखिए कुषाण जो हैं चीन की यूची जनजाति से थे, यानी चीन के एक कबीला था जहां यूची जनजाति थी, वहां से निकले थे। इनको कुई शान कह करके पुकारा जाता था, और भारत में आने के बाद ये जो कुई शान है ये धीरे धीरे क्या बन गया? कुषाण बन गया। तो ये इनका संबंध चीन से था, यूची जनजाति से था, और जब चीन से बाहर निकल करके इन्होंने भारत की तरफ अपना साम्राज्य विकसित करा, तो इनकी सीधी सी बात है चीन के राजा से लड़ाई होनी है, क्योंकि चीन कई थे, तो वो सोचता था ये तो हमारे अधीन रहने चाहिए। और कनिष्क से पेंचाओ की लड़ाई हुई थी, हालांकि पेंचाओ ने कनिष्क को पराजित कर दिया था। तो इनका संबंध किससे था? चीन की यूची जनजाति से। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? तो नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष ये सभी बौद्ध थे, कनिष्क के समकालीन थे, पर इनमें भी अश्वघोष के कनिष्क ज्यादा नजदीक था। इसी के प्रभाव में आकर के कनिष्क जो है बुद्ध बना था। चलिए सुमेलित करना है, इंडो ग्रीक हिंद यवन हो गए, शकों को सीथियन कहते हैं, पहलवों को पार्थियन कहते हैं या पार्थव कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, सुमेलित आपको करना है। शुंग, एक तरफ राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ राजधानियां दे रखी हैं, मिलाइए। तो देखिए शुंग, पुष्यमित्र शुंग राजधानी कहां ले गया? विदिशा, और अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का उपराजा घोषित करा। चेदी नरेश था खारवेल, चेदी वंश का शासक था खारवेल, और कलिंग का था, तो चेदी शासकों की राजधानी क्या थी? तो वो थी कलिंग। सातवाहनों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? प्रतिष्ठान या पैठन। और कुषाणों की जो राजधानी थी वो क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, ये वंश हैं एक तरफ, यहाँ पर राज्य नहीं कह सकते, इसको वंश कर लीजिए। इन वंशों की जो शासन था वो राजधानियां दी हुई हैं, तो इसे वंश कर सकते हैं। अब राज्य तो नहीं है ना ये, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। चलिए आगे देखते हैं, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण करी? तो रोमन साम्राज्य के जो राजा होते थे अपने आप को कैसर कहते थे, और इसी तर्ज पर कुषाणों ने भी ये उपाधि धारण करी थी। देखिए रटना पड़ेगा, ये रटने के फैक्ट्स हैं। अब निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? अब देखिए जो शुंगों का राजा था ना पुष्यमित्र शुंग, उसको बौद्ध विरोधी कहा जाता है, और कहा जाता है कि इसने ये हिंदू धर्म का पालन तो करता था पर बौद्धों पर अत्याचार करता था। पर इसका जीवन ना बड़ा ही विवादास्पद रहा है। सच में ये बौद्धों के विरोधी था, बौद्ध कुछ स्तूप भी इसने तोड़े हैं, पर इसने भरतु स्तूप का निर्माण भी इसके काल में हुआ है। यहाँ तक कि सांची का जो स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया था, उस पर जो रेलिंग है बाहर, और यह जो वेदिका है या जो तोरण द्वार है वो इसी के द्वारा निर्मित करवाया गया। भाजा स्तूप भी इसी ने बनवाया है। तो उपयुक्त सभी, तो इसका ये जो जीवन है थोड़ा सा ना विवादास्पद तो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, सातवाहन नरेश के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना करी है? तो देखिए सातवाहनों की भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मी, और सातवाहनों का एक नरेश था हाल,
और इस हाल ने जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक कौन सी थी? गाथा सप्तशती। पढ़ाया था ना भी, गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन थे? तो हाल थे। इसी हाल का एक समकालीन या इसके समय में गुणाढ्य नाम का व्यक्ति था और इस गुणाढ्य के द्वारा वृहत कथा लिखी गई है या वृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की गई है। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, बिल्कुल गलत बात। सातवाहन नहीं करते थे, शुंग लिखा होता तो मान लेते। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को शरण दी थी, ये भी गलत, ये तो बौद्ध विरोधी था। कुछ एक स्तूपों को यदि छोड़ दें तो बुद्धों के साथ इसने अच्छा व्यवहार नहीं करा। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये बिल्कुल सही बात है, बोधि वृक्ष को काट दिया था शशांक के द्वारा, यानी केवल 3 ही सही है, बाकी ऊपर के ये जो 2 कथन हैं ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है? कई बार बता दिया, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें दोनों का नाम मिलता है। इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और बाद में अशोक के द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया या पुनः निर्माण करवाया गया। चलिए, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सबसे पहले इंडो ग्रीक थे, पर नियमित रूप से किसने चलाए हैं? तो नियमित रूप से चलाए हैं कुषाणों ने। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए हैं कुषाणों ने। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से इसका संबंध था। तो दोस्तों ये थे उत्तर मौर्य काल के ल्यूसेंट जीके के महत्वपूर्ण 70 प्रश्न। मैंने पूरी व्याख्या के साथ आपको पढ़ाया है, पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। अब अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। आपकी इच्छा हो तो आप बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।